ये आकाशवाणी है। सिराजुद्दौला प्रस्तुत है श्री सचिन सेन गुप्त के इस बांग्ला नाटक का हिंदी रूपांतर। ये नाटक बंगाल में घटित उन घटनाओं का नाटकीय दस्तावेज है जब सिराजुद्दौला बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब थे और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की आड़ में भारतवर्ष में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। तो लीजिए सुनिए नाटक सिराजुद्दौला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। दादा साहब, नवाब अली वर्दी, अंग्रेज सौदागरों का यह सुलूक हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी सल्तनत में ये सर चढ़कर बोले, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। दादा साहब, आप ही ने तो कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वालों को कभी मुंह न लगाना, अगर इन्हें मौका मिला तो ये सारा मुल्क हड़प कर जाएंगे। आपकी आखिरी नसीहत आज भी हमें याद है दादा साहब, हम इन्हें कभी मुंह नहीं लगाएंगे। जब तक हमारे सीने में एक भी धड़कन मौजूद है, आपकी सल्तनत में उनके किले बनाने के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाएंगे। सिराजुद्दौला के जिंदा रहते उनके कदम इस सल्तनत में कभी नहीं टिक सकते दादा साहब, कभी नहीं। कौन हो तुम? आलम पना, आप तख्त से बहुत दूर चले गए हैं। कौन? गुलाम हुसैन? जी आलम पना। तुम? लेकिन तुम कौन हो? इतनी मिठास है तुम्हारी हंसी में। क्या हम तुम्हारा नाम जान सकते हैं सुंदरी? मेरा नाम और परिचय तो कभी के कलंक की कालिमा से ढक चुके हैं आलम पना। सिर्फ बाकी बची है मन की आग, जो खुद जल रही है और दूसरों को भी जला रही है। हम तुम्हें किस नाम से पुकारें सुंदरी? आलया कहकर आलम पना। तुम महल के अंदर कैसे आई? खतरे का डर है आलम पना, मैं ये बताने से मजबूर हूँ कि महल के अंदर कैसे आई। गुलाम हुसैन, आलम पना, हरम की हबशी पहरेदारिन को हाजिर किया जाए। अगर आप दुश्मनों के परिचित जासूसों को सजा नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है आलम पना कि आप बेगुनाह औरतों पर सितम ढाएं। नफर, जबान को लगाम दे। गुस्ताखी माफ हो आलम पना, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मेरा इशारा मीर जाफर और राज वल्लभ की टोली की तरफ है। आलम पना, बेगम साहिबा इसी तरफ तशरीफ ला रही हैं। बेगम लुत्फुनिसा, आप इस वक्त यहाँ? आप हरम से चले आए और फिर वापस नहीं लौटे, इसीलिए आलम पना। डर गई कि शायद हम वापस न लौटे। क्यों? आप हरम में तशरीफ ले चले आलम पना। जानती हो लुत्फा, हम हरम से क्यों चले आए? हरम की गायिकाओं के गानों ने इन कानों को बहरा बना डाला था। अचानक हमारे कानों में एक आवाज आई। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे दादा साहब ने हमें पुकारा। हम फौरन यहां चले आए। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि दादा साहब शाही तख्त पर बैठे हैं और उनके चेहरे से परेशानी और बेचैनी की लौ फूट रही है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें यह बताना चाहा कि हम अपने फर्ज से कभी मुंह ना मोड़ेंगे। उसी वक्त न जाने कौन हंस पड़ा। नजर उठाकर देखा, दादा साहब नहीं थे और तख्त खाली था। आलम पना, जब तक उनकी आरज़ू पूरी नहीं होगी तब तक उनकी ये पुकार फिजाओं में गूंजती रहेगी। कौन? ये किसकी आवाज है आलम पना? रोशनी, रोशनी, दरबार के सभी फानूस रोशन हो। गुस्ताखी माफ हो, बंदी इजाजत चाहती है बेगम साहिबा। अच्छा, तो नवाब साहब की ये कोई
नई खोज है। ये खुद ही यहाँ तशरीफ लाई हैं बेगम। सुनने में आया है कि इस दरबार में बहादुर मीर जाफर, राजवल्लभ और धन कुबेर जगत सेठ के आसन डोल उठे हैं। तो क्या अब नवाब साहब ऐसी नाचने वाली औरतों को लेकर ही दरबार करेंगे? मालूम होता है बेगम साहिबा राजनीति की सारी खबरों से वाकिफ हैं। उन्हें सिर्फ इतनी सी खबर नहीं है कि किस तरह इस सल्तनत के वीर सेनापति, मंत्री और दूसरे लोग दिन रात साजिश में मुब्तला हैं और नवाब को तख्त से उतार कर दर दर का भिखारी बनाने पर तुले हैं। साजिश? ये आप क्या फरमा रहे हैं आलम पना? हाँ लुत्फा, हमारे चारों तरफ दुश्मन हैं, दुश्मन। अगर ऐसे नाजुक वक्त पर आप भी हम पर यकीन नहीं करेंगी और ये सोचेंगी कि आपका ये नवाब कमजोर है, बुज़दिल है, सल्तनत की हिफाजत नहीं कर सकता, तो फिर भला सोचिए। हाय अल्लाह, अब हम किसी की बातों पर कान नहीं देंगे। हाँ बेगम, हम पर भरोसा रखना, सिर्फ हम पर। ऐसा ही होगा आलम पना। अच्छा, तो अब हमें हरम में जाने की इजाजत दीजिए। आलिया, तुम कुछ देर के लिए यहीं ठहरो। आइए बेगम। कैसी हैं कौन? बेगम? जैसी और बेग में हुआ करती हैं वैसी ही, मोम की बनी हुई पुतलियां। जरा गर्मी लगी कि बस गली। और ये बताओ कि जिसके लिए तुम यहाँ आई हो वो कैसे लगे? पुरंदर, उन्हें आज कोई नया थोड़े ही देखा है। ये नाम यहाँ ना लेना। अगर किसी ने सुन लिया तो कत्ल करवा दिया जाऊंगा। यहाँ तो सब मुझे गुलाम हुसैन के नाम से जानते हैं। गुलाम हुसैन, एक चक्की पागल आदमी। बस इतना ही परिचय इनके लिए काफी है। आखिर ऐसा क्यों बेइज्जती का बोझ सर पर लिए सबका मजाक बने हो? क्या सचमुच नवाब को तुम इतना ज्यादा चाहते हो? मैं चाहता हूं अपनी इस मातृभूमि को, अपने इस बंगाल को। अगर बंगाल के लिए इतना दर्द है तो फिर यहाँ यूं क्यों पड़े हो? मैं बंगाल का कोना कोना छान चुका हूं आलिया। मैंने पुण्यात्मा देखे, दयालु दाता देखे और ताकतवर बहादुर भी देखे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी मेरी नजरों के सामने से नहीं गुजरा जिसे अपने देश से प्रेम हो। सिर्फ एक आदमी काम का नजर आया जिसमें स्वार्थ तो है, पर जो बंगाल की आजादी और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। वो शख्स बंगाल का यही बदनसीब नवाब है। सिर्फ इस बंगाल के लिए ही मैं बंगाल के नवाब की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूं। और मैं? तुम उसके रूप पर रीझ गई हो आलिया। तुम अपने को खत्म कर चुकी हो। इस खत्म होने में भी कितना सुख है, कितना आनंद है, भला ये तुम क्या जानो। खामोश, वो देखो नवाब इसी तरफ आ रहे हैं। अब बताओ सुंदरी, तुम कौन हो? यहां आने का मतलब? फिर किसी दिन बताऊंगी आलम पना कि मैं कौन हूं। आज सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि मैं यहां क्यों आई हूं। अच्छी बात है, यही सही। कहो। कासिम बाजार की कोठी की भी कुछ खबर रखते हैं आप? कासिम बाजार की कोठी? तुम्हें वहां की खबर कैसे लगी? मैं वहां के लिए निमंत्रित हूं। कासिम बाजार की कोठी में? जी आलम पना, एक जलसे का बुलावा है, वहां मुझे नाचना गाना है। अफसोस, हमें दावतनामा नहीं मिला, नहीं तो हम भी तुम्हारा नाच देखते, गाना सुनते। मीर जाफर को तो मिला है। सिपा सालार किस्मत वाले। राजवल्लभ साहब भी शरीक हो रहे हैं। होना ही चाहिए, बिना उनके बंगाल का कोई भी जलसा नहीं जमता। इस जलसे में जगत सेठ भी पधार रहे हैं आलम पना। धन कुबेर की मोहब्बत से भला किसे इनकार है सुंदरी? कलकत्ते से अमीर चंद भी आ रहे हैं।
उसे ये अंग्रेज हमेशा नेक नजर से देखते आए हैं, काफी मोहब्बत रखते हैं दिल में उसके लिए, इसीलिए तो उसे अमीचंद कहकर पुकारते हैं। इस जलसे में हो सकता है शायद मॉन्सियर लॉ भी उपस्थित रहे। मालूम होता है इस बार वॉट्स ने जरा बड़ा जाल फैलाया है। इस जाल को जो समेट सकेगा वो आलिया, आलमपना। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकती हो कि तुम जासूस नहीं हो? आलमपना, हम सब कुछ समझते हैं। जिन्होंने तुम्हें भेजा है उनका यह ख्याल है कि हम तुम्हारी खूबसूरती पर रीझ जाएंगे। क्यों? यही बात है ना? लेकिन सुंदरी, हम तुम्हारी खूबसूरती पर रीझे तो नहीं, पर फिदा जरूर हो गए। इसलिए हम तुम्हें आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम उनके पास वापस ना जा सकोगी। आप मुझे गलत ना समझे आलमपना, मैं आपके दुश्मनों की जासूस नहीं हूँ। अगर जासूस नहीं हो तो फिर डरने की क्या बात है? कुछ ऐसे भी तो लोग हैं आलमपना जो राजमहल के बाहर रहकर दुश्मनों की गतिविधि की खबर लेते रहते हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भी उन्हीं में से एक हो? अगर यही कहूं तो? सबूत की जरूरत होगी। अगर सही सही सबूत न मिला तो जासूस की सजा मौत होती है, और हम तुम्हें वही सजा देंगे। मौत? हाँ, मौत। बंगाल के नवाब से मजाक करना कोई खेल नहीं है। मैं सबूत दूंगी आलमपना। आप मेरा परिचय मंत्री मोहनलाल से पूछें। मोहनलाल? जी आलमपना। गुलाम हुसैन, आलमपना। मोहनलाल को पेश किया जाए। जो हुक्म आलमपना। मोहनलाल? मोहनलाल से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सोच रही हो कि क्या जवाब दूं? अब भी छल कपट से बाज नहीं आती? मैं छल कपट की आदी नहीं हूं आलमपना। तो फिर बताती क्यों नहीं? बेहतर हो ये बात आप उनसे ही पूछें। खादिम आदाब बजा लाता है आलमपना। आओ मोहनलाल, इस लड़की को पहचानते हो? अच्छी तरह से देखो, तुम्हारा जवाब ही इसकी जिंदगी मौत का फैसला है। मैं इसे पहचानता हूं आलमपना, ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन? ये रकासा तुम्हारी बहन है? जी आलमपना, एक पुर्तगाली लुटेरा इसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गया था। अपनी तरकीब और चालाकी से ये वहां से भाग आई, लेकिन समाज ने इसे अपने यहां जगह देने से इनकार कर दिया। तो क्या पेट पालने के लिए इसने जासूसी का पेशा इख्तियार किया है? ये जासूस नहीं है आलमपना। राजमहल की चार दीवारी के बाहर नवाब के जो कई सच्चे हितैषी हैं, उन्हीं में से ये भी एक है। यह हमें दुश्मनों की खबरें लाकर देती है। ये अपना सब कुछ गंवा बैठी आलमपना, लेकिन देश प्रेम अब भी इसमें बाकी है। आग की इस चिंगारी को आपने पहचाना नहीं आलमपना। कलंक की परछाई से भला ये कभी स्याह हो सकती है? अपने इस नवाब को माफ कर दो सुंदरी। अब कासिम बाजार की कोठी में मुलाकात होगी। जेंटलमैन, अब हम लोग काम की बात करेगा। वाट साहब, पहले ये तो तय कीजिए क्या काम करना है हमें। We are up to anything, Miss Romichan। हम जो करेगा ठीक ही करेगा। अब हम सब नवाब का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। My dear जाफर अली, आप हम लोगों के लिए क्या कर सकते? आप लोग हमारे दोस्त हैं, हमसे जिस तरह की मदद चाहेंगे मिलेगी। जाफर अली खान साहब बुद्धिमान होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हैं। इतने बड़े बहादुर सिपह सालार का भी अली वर्दी ने एक दिन अपमान किया था। क्यों किया था ना साहब? उन बातों की याद न दिलाइए अमीर चंद साहब। ओहदे से हटाया और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। आज भी उस दर्द से तड़प रहा हूं। आलिया, अच्छी तरह से नाचो। राजा, वजीर, अमीर लोगों से बहुत इनाम मिलेगा।
At your service, Raja Rajwallabh साहब, बोलिए। बात यह है कि नवाब के विरुद्ध हम लोगों की जो शिकायत है उसे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नवाब के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी कौन सी शिकायत है जिसकी वजह से वो उनके पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ी है। देखो राजा, अगर आप ये समझा कि हम लोग रिबेलियन मतलब बगावत करना चाहता है तो आप गलत समझाए। हम लोग यहाँ राज करने नहीं आया, व्यापार करने आया है। व्यापार मांगता, बिजनेस बिजनेस। व्यापार तो आप लोगों का अच्छा खासा चल रहा है भाट साहब, फिर उसकी इतनी चिंता क्यों? नवाब ने हम लोगों का बहुत सा कोठी बंद करवा दिया, नाव रोक दिया, बहुत बहुत जुल्म किया। क्या आपको ये बात मालूम नहीं राजा? आज आप हमारा दोस्त है, but did you not do the same things when you were in charge of ढाका? जो कुछ आपने ढाका में किया, आज सारा बंगाल में नवाब वही काम करता है। अगर हमारा व्यापार ठीक से चलने नहीं मांगता तो हम इस कंट्री में रहकर क्या करेगा? नवाब के घोड़े का घास काटेगा। दरअसल साहब, नवाब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कंपनी के व्यापार से ही तो देश में धन की वृद्धि हो रही है। लिसन, हम माल खरीदता है, प्रजा को रुपया मिलता है। अगर प्रजा को रुपया नहीं मिलेगा तो नवाब के खजाने में किधर से देगा? नवाबी भी नहीं चलेगा। इन बातों को हम तो समझते हैं साहब, पर नवाब नहीं समझते। जगत सेठ साहब के कहने का मतलब ये है कि हमारी भलाई के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में अपना व्यापार चला रही है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर तरह से कंपनी की मदद करें। राइट यू आर। मिस्टर वॉट्स, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर सिपा सालार मीर जाफर ये कहें कि किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा न होने पर वो नवाब के खिलाफ अपनी तलवार उठाकर झूठ मूठ का खतरा मोल नहीं लेंगे, तो उस हालत में आप क्या करेंगे? कलकत्ता की कमेटी में हमने उनकी मांग पेश की है। और हमारी मांग का क्या होगा साहब? उस पर तो अभी तक आप लोगों ने गौर भी नहीं किया। अरे सेठ जी, आपकी भी कोई मांग हो सकती है। आप तो स्वयं धन कुबेर हैं। और मैं पूछता हूँ अमीर चंद जी, आपको किस बात की कमी है? धन दौलत से भरपूर हैं आप, फिर भी फिरंगियों के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए। सेठ जी, आप बोलते समय जबान को लगाम नहीं लगा सकते। ऐसी भी क्या बात है? सेठ जी की कोई मांग है तो वो जरूर पूरी की जाएगी। Excuse me, gentlemen. Oh, Dr. Forth has come. Gentlemen, you all know me. I am a medical practitioner. I always try to find out the cause of a disease in a man. Gentlemen, permit me to say, you are all suffering from a malady of a hopeless character. I find every one of you has an eye on the throne of Bengal. 1,000 pities, gentlemen. You do not realize what you are crying for. You are diseased in your mind and soul. And I tell you, gentlemen, you won't have peace and happiness unless you get yourselves thoroughly cured by us Britishers. Good, very good, Dr. Forth, very good. Gentlemen, डॉक्टर फोर्थ ने आप लोगों को लाख रुपए का बात बोला। वो बोलता है कि आप लोगों का दिमाग बीमार है, आप लोगों का सोल, आई मीन आत्मा भी बीमार है। मतलब आप लोग बहुत दूर की चीज नहीं देख सकता। आप लोग सब नवाब बनना मांगता। जरा ठीक से देखो, there is only one throne in Bengal. सिर्फ एक गद्दी है। अगर राजवल्लभ उस पर बैठेगा तो जाफर अली उसका गला काटेगा। अगर जाफर अली नवाब बनेगा तो हमारा सेठ जी नाराज हो जाएगा। अगर हम सेठ जी को गद्दी पर बैठा था तो अमित चंद बोलेगा,
हम किस बात में कम है? कभी हमको मिलना चाहिए। अब बताइए हम क्या करेगा? भला आपको ये कैसे मालूम हुआ कि हमारे मनोभाव इस तरह के हैं? राजा राजवल्लभ मेरे जिगरी दोस्त हैं। इनके खिलाफ मैं कभी तलवार नहीं उठा सकता। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, मुझे गद्दे की कतई लालसा नहीं है। और साहब, आप लोग अमीर चंद के लिए भी परेशान ना हो। वो नवाब होने के बजाय गुलाम होकर रहना ज्यादा पसंद करेगा। आप लोग ये सब बात सच्चे दिल से बोलता है? सच और झूठ की परख वक्त आने पर आप लोग खुद कर लेंगे। साफ साफ बताइए, हमें क्या करना होगा? आप लोग देखते नहीं कलकत्ता में क्या होता है? नवाब बोला फोर्ट तोड़ो, हम बोला नहीं तोड़ेगा। नवाब हमको डर दिखाया कि हम कलकत्ता अटैक करेगा, हम लोग टोप लगा दिया। अब हम आप लोगों को बोलता है वॉर इज इमिनेंट, मतलब लड़ाई लगने मांगता। नवाब को कलकत्ता जाना होगा, तब बहुत जोर का लड़ाई होगा और मुर्शिदाबाद में आप लोगों का राज होगा, आप लोगों का। फरमाइए, मुझे क्या करना होगा? मैं तैयार हूं। Oh, you are the bravest of the lot. I wish you every success, Mr. Jafar Ali Khan. हम आज ही कलकत्ता में आदमी भेजता है। अमीचंद खुद जाएंगे। हम ऐसा माफिक बंदोबस्त करेगा कि नवाब कलकत्ता से फिर वापस नहीं लौटे। आप लोग खुद सोच कर देखिए, आप लोगों के पास किस बात का कमी है? फौज चाहिए, मिस्टर जाफर अली इकट्ठा करेंगे। रुपया चाहिए, जगत सेठ का टकसाल खुला पड़ा है। सलाह मशवरा का जरूरत है, हमारा दोस्त राजवल्लभ मौजूद है। और क्या मांगता? मुर्शिदाबाद आप लोग अपना मुट्ठी में समझिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब आप लोगों का होगा और हम, मतलब हम लोग आप लोगों के प्रजा में होकर मजे से व्यापार करेगा। इस तलवार की सौगंध है, मैं अपने अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। घमंडी सिराज को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हम इस देश में शांति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। क्या आप लोग सब अपना दिल एक किया? जी हाँ, हम सब एक मत हैं। गुड, वेरी गुड। Hey, what's that? A cannon roll. खत्म हो गया साहब, खत्म हो गया। नवाब की फौज आ पहुंची है, साथ में खुद नवाब भी हैं। What? नवाब खुद? To arms! हथियार पकड़ो! ये आप क्या कर रहे हैं साहब? इस वक्त अगर आप लोगों ने नवाब का मुकाबला किया तो आपका एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। नवाब कासिम बाजार कोठी की आखिरी निशानी तक मिटा देंगे। नवाब मंसूरुल मुल्क सिराजुद्दौला शाह कुली खान मिर्जा मोहम्मद हैबत जंग बहादुर। वॉट्स? योर एक्सीलेंसी। सच सच बताओ, ड्रेक साहब को तुमने क्या खबर भेजी है? इस वक्त कुछ याद नहीं आता। याद नहीं आता? तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारी हुकूमत में रहकर, हमारे ही टुकड़ों पर पलकर और हमारी बदौलत अपनी तिजारत फैलाकर हमारे हुक्म को ठुकराते हो। बिना हमारी इजाजत के कासिम बाजार की कोठी में लड़ाई के सामान मंगवाए गए। ड्रेक ने खबर भेजी है कि वो कलकत्ते में किला बनाने का काम रोक नहीं सकता। क्या इस तरह की ज्यादती को हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे? मिस्टर ड्रेक ने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम, योर एक्सीलेंसी। ना मालूम होने पर भी तुम्हें इस बात की कैफियत देनी होगी। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुमने कंपनी के एक नुमाइंदे की हैसियत से हमारे दरबार में जगह पाई है। दरबार में इज्जत देने की सिर्फ यही एक वजह है, वरना तुम्हारे बारे में जो खबरें हमें मिल रही हैं उनके मुताबिक तो यही मुनासिब था कि हम तुम्हारा सर घुटवा कर उस पर मट्ठा डालते और फिर गधे पर चढ़ाकर तुम्हें सल्तनत से बाहर निकाल देते। अमीर चंद, आलम पना, बंगाल में आकर आंखें खुल गई हैं तुम्हारी। इस साजिश में शरीक होकर अपने साथ साथ हमारी भी बर्बादी की वजह बन रहे हो। लेकिन होशियार रहना, कहीं दाव चूक न जाओ।
मैं तो नवाब का गुलाम हूं आलम पना। सिपह सालार जाफर अली खान। आलम पना। आप नवाब के सिपह सालार हैं? वाट्स की दावत क्या इतनी ज्यादा प्यारी थी कि आपने राजधानी छोड़ने से कब्ल नवाब की इजाजत लेने की भी जरूरत ना समझी? गुस्ताखी माफ हो आलम पना, हम कासिम बाजार को राजधानी का ही एक हिस्सा समझते हैं। आप हमारे रिश्तेदार हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझेंगे। हम चाहेंगे इस वक्त आप हमारा साथ देकर हमारी ताकत में इजाफा करें। राजा राजवल्लभ। आलम पना। कहिए, आप क्या फरमाना चाहते हैं? आपको भी हमारे साथ कलकत्ते तशरीफ ले चलना होगा। कुमार कृष्ण वल्लभ को तो आपने बहुत दिनों से नहीं देखा होगा। चलिए, घूमना भी हो जाएगा और देखना भी। और जगत सेठ आप? आलम पना। मालूम होता है शायद आप अपना ब्याज वसूल करने के लिए आए हैं। खैर, आपके मुतालिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि रुपए की तो हमें भी जरूरत रहती है। आप मुर्शिदाबाद में ही रहें। ये तो आपकी कृपा है आलम पना। यहाँ के जगत सेठों ने सदा ही बंगाल के नवाबों के आदेश का पालन किया है। आप निश्चिंत रहें, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए सेवक जगत सेठ हमेशा तैयार है। वॉट्स। योर एक्सीलेंसी। तुम इस वक्त हमारी कायद में हो। योर एक्सीलेंसी। हम तुम्हें भी अपने साथ कलकत्ते ले चलेंगे। और हाँ, इस वक्त यहाँ इस कोठी में और जितने भी अंग्रेज बहादुर हैं, सबको कैदी की तरह हमारे साथ कलकत्ते जाना होगा। राय दुर्लभ, इन सबको अपने साथ कलकत्ते ले चलने का इंतजाम किया जाए। दुश्मनों को पीछे छोड़कर मैदान जंग के लिए कूच करना बेवकूफी है। आलिया। आलम पना। हम तुम्हें भूले नहीं हैं। ये लो, हमारे गले का हार, ये तुम्हारा इनाम है। आलम पना। लो। आलम पना, ये तो बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। सेठ जी, आप मोतियों की कीमत की जांच करते हैं और हम नारी रत्नों की परख। हाँ तो राजा राजवल्लभ, आप क्या फरमा रहे थे? मेरे विचार से वाट साहब को इस तरह दरबार से निकाल देना अच्छा नहीं हुआ। राजा साहब, इस वक्त वाट्स, क्लाइव, वाटसन कंपनी की बातें छोड़िए। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगालों को भी भूल जाइए। अपनी बातें कहिए और अपने बारे में सोचिए। सोचने का समय जाता रहा आलम पना, अब आप क्या सोचेंगे? हमने अपनी गलती को 1000 बार मंजूर किया है। आप लोगों ने जो जो इल्जाम हम पर लगाए, हमने वो सब अपने सर ले लिए, कभी चूं तक न की। आप लोगों की नीयत के मुतालिक कभी कोई सवाल हमारी जबान पर नहीं आया। आप लोगों ने सारी सल्तनत में हमारी बुराइयों का ढिंढोरा पीटा, कारकुनों के दिलों में हमारे खिलाफ नफरत पैदा की और रिश्तेदारों के दिलों को जहरीला बना डाला। कहिए, इतने पर भी आप लोगों को तसल्ली न हुई? और कितना जलील करना चाहते हैं आप लोग हमें? आपको जलील करने से भला हमें क्या लाभ होगा? खुद परस्ती। क्या फरमाया आपने? खुद परस्ती यानी स्वार्थ सिद्धि। अगर स्वार्थ सिद्धि ही हमारा अभिप्राय होता तो फिर। हाँ, कहिए तो फिर। सिराजुद्दौला। अभी आपने श्री सचिन सेन गुप्त के बांग्ला नाटक सिराजुद्दौला का ये हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी रूपांतर श्री त्रिवेणी सिंह ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, दीनानाथ, सुरेंद्र सेठी, शम्मी नारंग, B.R. नागर, जमिनी कुमार वीरेंद्र, B.L. टंडन, B.S. भटनागर, राजेंद्र वर्मा, किशोर डांग, बलराज बट्टा, विजय शंकर पांडे,
सुशील बनर्जी, ओपी राय, आनंद शर्मा, रश्मि दर और सुचित्रा गुप्ता। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।